दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है जिसे वो भूल नहीं पाता। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है जिसे इंसान अपने दिलो दिमाग से चाह कर भी नहीं निकाल पाता। प्यारे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त गुज़रा जिसे मैं अब तक नहीं भूल पाया। बात तब की है जब मैं एमपी में रहा करता था, मेरे दोस्तों के साथ, जय, कबीर और कमल के साथ। हम सब ने साथ में ही पढ़ाई की थी और अब साथ में ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उस शाम जय के घर से फ़ोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन में सगाई है और उसे सगाई अटेंड करनी ही पड़ेगी, और वो भी हम सब के साथ। जय ने जब हमें सगाई की बातें बताई तो वो इतना खुश था कि मानो उसकी सगाई तय हुई है। सगाई की सुनकर कबीर जैसे मजाक में बोला, चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हो गई है तो पार्टी तो बनती है। जय भी कह देता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, परसों निकलते हैं तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम सब जय के घर के लिए निकले, जो कि मानपुर में था। हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और जय ड्राइव कर रहा था। काफ़ी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे जय ने एक बार पर गाड़ी रोक दी और सब के लिए एक एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई लोग, ये दारू पार्टी मेरे भाई की शादी की खुशी में। हम सब बियर पी रहे थे, लेकिन जय ने सिर्फ एक ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है, तुम लोग पियो। लेकिन कबीर और कमल ने उसे ज़बरदस्ती पूरी बोतल थमा के रख दी। अब हम सब काफ़ी नशे में थे और अब कमल ड्राइव कर रहा था। घने जंगलों के बीच से हम काफ़ी तेज़ रफ्तार में जा रहे थे। कबीर और जय डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने न जाने कहाँ से एक लड़की आ गई। सब बड़ी ज़ोर से चिल्ला पड़े। कमल ने ब्रेक लगा दी थी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को रौंद चुकी थी। उसकी चीख से हम सब के होश उड़ गए थे और गाड़ी पर खून देखकर सब घबरा गए। सबका नशा एक झटके में उतर गया। कबीर अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और जय ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए बोला, कबीर चल जल्दी, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। चलो निकलते हैं यहाँ से। वो जो कोई भी था अब बचा ही नहीं होगा इतनी ज़ोरदार टक्कर के बाद। और शीशे पर से जल्दी से खून साफ करके हम निकल गए और सीधा जाकर जय के घर में रुके। सुबह हो चुकी थी। सब ने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम मिला। हम सब चुपचाप रूम में चले गए। अभी भी सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। तब जय बोला, देखो जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में हमें वैसे भी किसी ने नहीं देखा होगा। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी होकर चलो, वेन्यू पर भी पहुंचना है। हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ी दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बस टेंशन और घबराहट। हम सगाई में पहुँचे। सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब एंजॉय करने लगे, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन ख़त्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। कबीर उल्टियाँ भी कर चुका था। जय काम में थोड़ा बिजी था, तो हम तीनों घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे, सबके फ़ोन एक साथ बजे। कबीर तो बैठते ही सो गया और कमल ड्राइव करने के लिए बैठा था, तो उसने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोटोज़ देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला, तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया।
मैंने कमल से उसे उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला। कमल ने फ़ोन निकाल कर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा। अबे ये क्या है, तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये मैसेज गया तो तुम भी गए। ये उस जय का ही काम होगा। तू क्यों इतना घबरा गया? ले मैंने तो डिलीट कर दिया, तू भी कर दे। इतने में घर आ गया। मैंने कबीर को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी कमल बोला, अरे जॉन, ये देख, जय का ही मैसेज आ गया है, लेने के लिए बुला रहा है, तू इसे लेकर अंदर जा। मैं उसे लेकर बस अभी आया। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। सुबह कबीर ने मुझे उठाया। वो बड़ा घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला, जॉन जॉन, कमल और जय अब तक नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए। मैंने, कबीर ने और जय की फैमिली ने कमल और जय को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनकी फ़ोन लोकेशन ट्रेस हुआ और सब लोग वहाँ पहुँचे। वो वही जगह थी जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। वहाँ बस जय की गाड़ी और उनके फ़ोन मिले और कुछ नहीं, जिनमें वो मैसेज नहीं था। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा यह हादसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक डर सा मेरे दिल में था। इसीलिए मैं उस मैसेज को डिलीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कबीर उसे पूरा यकीन कर चुका था। कमल और जय का मरना कोई हादसा नहीं है, बल्कि मैसेज का कमाल है। मैसेज को डिलीट करना तो दूर की बात है, वो तो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। एक दिन मैं उसके घर गया और उसे बाहर घूमने फिरने के लिए बोला और वो खामोश रहा। ऐसा लगता था वो अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है, पर बोलना और बात करना भूल ही गया है। पर मैं भी हार मानने वाला नहीं था, और शायद मेरा ये हार मानना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थी। क्योंकि जब मैं देखा कि कबीर ना ही बात कर रहा है और ना ही कुछ जवाब दे रहा है, तो मैं उसे बाहर ले जाने का सोचा और मैं उसे ज़बरदस्ती पीछे की तरफ ले गया, जहाँ एक पुराना कुआं था। हम दोनों उस कुएं के ऊपर बैठ गए। मैं उसे हंसाने के लिए कई तरह की बातें कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आह तक भी नहीं निकल रही थी। मैं करीब आधे घंटे तक उससे बातें करता रहा। इसके बाद वो थक कर खड़ा हो गया और कुएं की तरफ घूम गया और अपने हाथ के पंजों को कुएं के चबूतरे में रख कर पानी की तरफ गौर से देखने लगा, और मैं पागलों की तरह उससे बातें किए जा रहा था। इतने में वो अपने हाथों के घुटने को चबूतरे पर रखा और ऊपर की जेब से रखा हुआ फ़ोन फिसलकर कुएं में गिर गया। अब क्या था, जो बंदा कई दिनों से बात करना भूल गया था, फ़ोन गिरने से अब उसकी ज़बान में एक और आखिरी बात निकली, जॉन, अब मेरा क्या होगा यार। ये सुनकर मुझे इस बात की खुशी हुई कि उसने कुछ बोला तो सही, लेकिन इस बात की टेंशन भी होने लगी कि जय और कमल की तरह इसके साथ भी कुछ गलत न हो जाए। मैं अपने आप को संभाल कर कबीर से बोला, अरे यार, फ़ोन के मैसेज थोड़ी ना डिलीट हुए हैं, वो तो कुएं में गिरा है, इससे कुछ नहीं होता, सब बकवास है, चल टेंशन मत ले। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और पहले की तरह चुप्पी साध ली थी। अब वो सिर्फ कुएं की तरफ देखे जा रहा था। मैंने कहा, चल अब घर चलते हैं। किसी तरह उसे घर लेके आया और उसे सुला दिया। मैंने कहा, टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं भी अपने घर आ गया। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कबीर के साथ कुछ गलत ना हो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुएं के पास उसे मैं ही लेके गया था। खैर, रात में मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया और मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे एक ही बात सताई जा रही थी, कबीर की वो बात कि अब मेरा क्या होगा। रात के 1 बज चुके थे। तभी मुझे एक मैसेज आया, और हैरत की बात है कि वो मैसेज कबीर के फ़ोन से आया था, जो कुएं में गिर चुका था। मैं हड़बड़ा कर उठा
और कबीर के घर पहुंचा। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। इतने में उसकी माँ दरवाज़ा खोली। मैं हाँफते हुए पूछा, कबीर कहाँ है? वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही मैं कबीर के कमरे की तरफ दौड़ते हुए गया। दरवाज़ा खुला हुआ था और कबीर अंदर नहीं था। मैंने उसकी माँ से दोबारा पूछा। उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम, वो अपने कमरे से निकला ही नहीं और हमने उसे निकलते भी नहीं देखा। खाना भी अपने रूम में ही खाया है। मैं फ़ौरन बागीचे की तरफ भागा जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है। वहाँ जाके देखा तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। मैंने सोचा कि आखिर इतनी रात कबीर कहाँ गया होगा, वो तो घर से ही नहीं निकलता था। फिर अचानक मैं समझ गया कि हो ना हो कबीर वहीं गया है जहाँ उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और जय और कमल गायब हुए थे। मैं भी अब वहीं जाने का फ़ैसला किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो कबीर की गाड़ी वहीं थी, लेकिन कबीर गायब था। मैं अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद मेरी नज़र झाड़ी की तरफ गई। वहाँ मुझे एक फ़ोन मिला। मैंने उसे उठाया, जो कि बंद पड़ा था। मैंने उसे बहुत खोलने की कोशिश की, पर वो खुला नहीं। मैंने सोचा कि ये किसका फ़ोन हो सकता है। जब मैं फ़ोन को उल्टा किया तो डर के मारे फ़ोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया, क्योंकि ये फ़ोन कबीर का था, वही फ़ोन जो कुएं में गिर गया था। अब अचानक उसी फ़ोन में मैसेज की घंटी बजी। मैं डरते डरते फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा था, मैसेज गया तो तुम भी गए। मैं डर से पसीना पसीना हो गया और फ़ोन वहीं फेंक के घर की तरफ भागा। मैं अपने कमरे में जाकर अपना फ़ोन निकाल कर मैसेज चेक किया तो मैसेज था। अब मैं अपने फ़ोन को अलमारी में रख दिया, क्योंकि मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। आज बहुत दुख हो रहा है कि मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं हैं।